बेटे की मौत के बाद बहू ने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वह सारी रात घर से बाहर रहती और कहती रात की ड्यूटी ही मिली है, जल्दी ही दिन की हो जाएगी। लेकिन वह हर महीने 50,000 घर लाती। मुझे हैरत थी, वह तो अनपढ़ थी, फिर ऐसी कौन सी नौकरी थी जिसके इतने पैसे थे। और वह जब भी घर आती उसके कपड़े फटे हुए और जिस्म पर खरोच होती थी। मुझे उस पर शक हुआ तो मैं उसके पीछे गई। वहाँ बहू का काम देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह तो वहाँ मेरा एक ही बेटा था जिसकी शादी मैंने बहुत धूमधाम से की थी। पति के मरने के बाद दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया था, ताकि जब भी मैं बूढ़ी हो जाऊं तो वह मेरा सहारा बने। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बिजली लगने की वजह से बेटे की हालत बहुत खराब हो गई। 3 दिन अस्पताल में रहने के बावजूद भी बेटे की मौत हो गई। मेरे लिए ये सदमा कयामत से कम नहीं था, और होता भी कैसे नहीं। एकलौता बेटा था, वह मेरी जिंदगी का सहारा था, जिसके सहारे मैं जिंदा थी, मेरे जीने की उम्मीद थी। उसे देखकर तो मुझे सुकून मिलता था, मेरी आंखों की ठंडक था। उसका यूं जाना जैसे मेरी जिंदगी ले गया हो। उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अंधी हो चुकी हूँ। उसका यूं अचानक मुझसे दूर जाना मुझसे बर्दाश्त न होगा, और मैं बीमार होकर बिस्तर पर गिर गई। मेरी जवान बहू, जिसकी शादी को 2 साल हुए थे, वह विधवा हो चुकी थी। हर वक्त वह रोती रहती, तड़पती रहती। मुझसे ज़्यादा दुख शायद उसका था। मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई थी, मगर उसकी ज़िंदगी की तो शुरुआत हुई थी। और मासूम पोता, जो 1 साल का भी नहीं हुआ था, जिसने अभी ठीक से बाप का लफ्ज़ भी नहीं सुना था, वह लावारिस हो चुका था। मेरे लिए तो एक से बढ़कर एक दुखों का पहाड़ टूट रहा था। मुझे बहू को देखकर यह लगता था जैसे मेरी पिछली कहानी मेरे सामने हो, जैसे तारीख एक बार फिर से दोहरा रही हो, और इसी दुख में मेरी जान जाती। जब भी मैं बहू को रोते हुए और उजड़े हुए देखती, अपनी जवानी याद आती। पोते को देखती तो अपने बेटे का अनाथ होना याद आता। उन दोनों का दुख देखकर दिल करता, मगर अब क्या हो सकता था। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। यही बेबसी, यही दुख मुझे अंदर से खा रहा था, जिसकी वजह से मेरी हालत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। और जो जमा पूंजी थी वह भी खत्म होने के दर पर थी। घर को कौन संभालेगा, किसके जिम्मे हमारी जिम्मेदारियों का बोझ होगा, यह सोचती तो खुद को बेसहारा देखती। मैं एकलौती ही थी जो अपने घर को संभाल सकती थी, जो इन जिम्मेदारियों का बोझ उठा सकती थी। बहू तो जवान थी और पराई भी औलाद थी, इसलिए किससे जाकर कहती कि जाओ जाकर कमा कर लाओ और मेरे साथ अपने और अपने बच्चों का पेट पालो। मेरे दिल में मुझे इस चीज़ की इजाज़त ना दी, और ना ही दिमाग ने। बहू को ऐसा कुछ करने को दिल नहीं मानता था। भले ही वह मेरी बेटी नहीं थी, मगर मैं औलाद का दुख समझती थी। जब कभी मेरे बेटे को जरा सा बुखार हो जाता था तो मेरी जान पर बनती थी, और फिर मैंने तो उसे खो दिया था। मुझसे ज़्यादा तो औलाद के दर्द से कौन वाकिफ़ हो सकता था। मैंने जवान बेटे के मौत को मुंह में जाते देखा था, उसका जनाजा अपनी कमज़ोर आंखों से देखा था, और मैं जानती थी मायके वालों के घर वालों पर भी कयामत होती है। उनकी भी जवान बेटी विधवा हुई थी, यूं जवान औलाद तो उनकी भी उजड़ गई थी। एक सुबह बहुत मुश्किल से उठी, अभी 2 कदम चली थी कि लड़खड़ा कर गिर गई। गिरने की वजह से मेरे बाजू पर चोट लग गई। मेरे गिरने और चिल्लाने पर बहू भागी आई। माँ जी, वह मुझे देखती चिल्लाती मेरे पास आई, मुझे उठाने में मदद करने लगी। बहुत मुश्किलों से उसने मुझे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया, और फिर भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर हमारे पड़ोस में ही रहता था, और उस वक्त वह ड्यूटी पर जाता था जिस वक्त मैं गिरी। जब बहू बाहर गई तो वह बस जाने ही वाला था, मगर बहू की आवाज़ सुनकर आ गया। मेरा चेकअप किया और दवा दे दी। उसने एक्सरे कराने का मशवरा दिया और चला गया। जाते हुए उसने मुझे पेन किलर दी ताकि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। चले माँ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, अस्पताल जाकर बड़े वाले डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाते हैं। बहू ने उसके जाते ही कहा, नहीं बेटे, मैं ठीक हूँ। मैंने उससे झूठ बोला। अब उसे क्या कहती। डॉक्टर के खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं जानती थी डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लिख देगा और उसके लिए तो हज़ारों रुपए की ज़रूरत होगी, और मेरे पास तो सिर्फ
5,000 ही बचे थे, जिनसे एक हफ्ते का गुजारा भी करना नामुमकिन था। माँ जी, मैं जानती हूँ आप पैसों की कमी की वजह से यह कह रही हैं, मगर आप फिक्र मत करिए, मैं सब कर लूँगी। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, उनसे गुजारा हो जाएगा। इतना कहते उसने मुझे सहारा दिया और फिर उसके बाद उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अस्पताल ले गई। मेरे मुताबिक वहाँ जाने की देर थी और पैसे यूं लगे जैसे बाजू नहीं बल्कि पूरे जिस्म पर चोट लगी हो। हमें वहाँ शाम हो गई और टेस्ट सारे ही क्लियर थे। खैर हम वहाँ से घर आ गए। बहू ने मुझे एक पैसा न लिया, उसने सारा खर्च खुद ही किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। मैंने उससे कई बार पूछा कितना बिल था अस्पताल का, मगर उसने मेरी बातों बातों में गुम कर दी। मैं कुछ दिनों में ठीक हो गई। घर का खर्च अब भी आराम से चल रहा था। देखने वालों के साथ मैं भी खुद हैरान थी कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मैं अपने पोते के लिए दुकान पर गई तो वापसी पर एक पड़ोसन मिल गई। वह मुझसे मेरे बेटे की अचानक मौत का अफसोस कर रही थी। उसकी एक बात पर चौंकी मैं तो पहले हैरान थी कि तेरे घर का खर्चा उठा कौन रहा है। तू तो बीमार है और तेरा बेटा तो चल बसा इस दुनिया से, मगर उस दिन तेरी बहू के साथ एक अभी वह इतना ही बोली थी जब मेरी बहू वहाँ आ गई। कैसी हो आंटी, उसने खुश दिली से उस औरत से पूछा तो वह मुंह बनाती हुई उसका जवाब देकर चली गई जैसे एहसान किया हो। मैं इसकी आधी अधूरी बात पर परेशान हो चुकी थी। वह किस चीज़ की बात कर रही थी मुझे समझ नहीं आया। माँ जी घर चले। बहू के कहने पर मैं घर जल्दी पहुंचकर बैठकर सब्जी बनाने लगी जबकि वह आटा गूंथने लगी। अगले दिन मैं कमरे में पोते के साथ खेल रही थी। बहू बाजार गई थी, कुछ घर का सामान लेना था जो ख़त्म हो चुका था, उसे वही लाना था। खेलते खेलते पोता सो गया तो मैंने तकिया सीधा करके पोते को लेटा दिया। अभी मैं वहाँ से उठी जब तकिए के नीचे मुझे एक लिफाफा नज़र आया तो मैंने लिफाफा उठा लिया। वह अस्पताल का बिल और टेस्ट रिपोर्ट थी। मैंने खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मेरी सांसें सीने में ही अटक गई। उस दिन का बिल देखकर, जो कि 20,000 का था, मैं पहले ही सोच रही थी वह अस्पताल दिखने में जितना बड़ा और अच्छा था, जरूर उसका खर्चा भी अच्छा खासा होगा। मगर इतना ज़्यादा पैसे बहू के पास कैसे आए, मैं यही सोच ही रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो जल्दी से मैंने लिफाफा वैसे ही तकिए के नीचे छुपा दिया जैसे पहले पड़ा हुआ था और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी और उसके हाथ में ढेर सारा सामान था जिसे वह दोनों हाथों में मुश्किल से उठाए खड़ी थी। मुझे देखकर अंदर दाखिल हुई। माँ जी आज तो मैं थक गई। मैंने उसकी बात पर चौंक कर उसे देखा। किसकी बात कर रही हो, मैंने उसे देखते पूछा। मेरे सवाल पर उसका रंग उड़ गया और वह जल्दी से बोली सामान खरीदने में थक गई। पास वाली कमला के साथ गई थी तो उसने बाजार घुमा घुमा कर थका दिया। मुझे उसकी बात पर यकीन न हुआ क्योंकि कमला तो उसके जाने के बाद मेरे पास आई थी और काफ़ी देर तक मेरे पास बैठी रही थी। फिर वह कैसे उसके साथ जा सकती थी, मगर मैं खामोश रही। कुछ न कुछ ऐसा जरूर था जो मेरी नज़रों से ओझल था। उस दिन पड़ोसन की अधूरी बात और बाजू आज बहू का बात करते हुए बात को बदल देना मुझे मुश्किल में डाल चुका था। अभी मैं कुछ और सोचती तो तभी बहू को पुकारने पर वापस उसे देखने लगी। माँ जी मैंने नौकरी करने का फैसला किया है और कल से मुझे जाना है। मैं उसकी बात पर हैरत से उसे देख रही थी। बेटी तुम नहीं करोगी नौकरी, मैं खुद कुछ कर लूँगी। मैंने उसे मना किया मगर उसने मेरी नहीं सुनी और अपने फैसले पर डट गई। अगले दिन मैं सुबह सुबह उठी तो मुझे यही लगा बहू आज से काम पर जाएगी, तो इसलिए मैंने नाश्ता बनाया। जो भी हुआ, अगर उसकी जिद थी कि वह काम करेगी तो मैं उसके लिए आसानी तो पैदा कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा था कि आज के सारे घर का काम मैं खुद करूँगी ताकि उसे मुश्किल ना हो। मैं नाश्ता बनाकर फारिग हुई तब बहू किचन में आई और हैरत से मुझे देखते हुए पूछने लगी, माँ आपने नाश्ता क्यों बनाया है, मैं बना लेती। मैंने उसके सवाल पर मुस्कुराकर बताया कि तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, तुम्हें जॉब पर जाना है ना। तो वो हंसने लगी। नहीं मुझे तो रात को जाना है। मैंने उसके जवाब पर हैरत से
से उसे देखा और पूछा, रात को क्यों जाना है? मेरे पूछने पर वह बोली, रात की ड्यूटी है। इसलिए वह कितने आराम से बोली थी कि रात की ड्यूटी है, मगर मैं तो सुनकर चुप हो गई थी। छोटा सा बच्चा सारी रात कैसे रहेगा माँ के बगैर? मैंने उससे पूछा, मगर उसका जवाब सुनकर मैं दंग रह गई। वह नाश्ते के लिए बाहर चली गई, साथ मुझे भी आने को कहा। मैं परेशान, मुझे समझ नहीं आ रहा था वह अनपढ़ रात को कौन सी ड्यूटी करेगी, जैसे दिन में शायद कोई काम ना मिलता हो। फिर दिन गुजर रहे थे, मेरी परेशानी में बदलाव होता जा रहा था। शाम होने लगी तो बहू ने रात के खाने की तैयारी की और खाना बनाने लगी। 7 बजे उसने मुझे खाना दिया और बच्चे को दूध देकर मुझे पकड़ाते हुए कहा, अभी उसे खेलने दें, काफ़ी देर खेलता रहेगा तो रात को परेशान नहीं करेगा। अब मैंने खामोशी से अपने पोते को पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। वह चली गई। मेरा दिल कर रहा था उसे जाने से रोक दूं, किसी तरह उसे मना करूं, मगर मैं यह नहीं कर सकती थी। वह चली गई। रात के वक्त मेरी बेटे की इज्जत घर से कमाने गई थी। मेरा दिल जैसे रो रहा था। अगर बेटा जिंदा होता तो कभी ये वक्त न आता, कभी यूं बहू को ना जाना पड़ता। अगर बेटा होता तो मैं इतनी बेबस ना होती। रात गुजरने लगी, पोता सो गया, मगर मैं ना सो सकी, ना मुझे सुकून मिला। 12 बजे के करीब पोता उठ गया। मुझे लगा उसे भूख लगी है, मगर दूध देने के बावजूद भी उसने रोना बंद ना किया। उसे यूं रोता देख मुझे रोना आ रहा था। औलाद के लिए माँ का होना काफ़ी होता है। वह आधी रात को उठकर माँ को तलाश कर रहा था। उसे इस वक्त माँ चाहिए थी। मैं भले ही उसकी दादी थी, मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत थी, मगर माँ तो माँ होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं जिससे वह दोबारा सो जाए। लाख कोशिश के बावजूद वह नहीं चुप हो रहा था। मैं थक कर बैठ चुकी थी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने बहू को कॉल की तो बहू ने कॉल नहीं उठाई। दिल परेशानी में डूबने लगा था। काफ़ी देर की कोशिश के बाद पोता खुद ही रोकर थक कर सो गया। रात गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई तो मेरी नज़र दरवाजे पर थी। सूरज की रोशनी जैसे जैसे ज़मीन पर फैल रही थी। 7 बजे बहू घर वापस आई। उसके आने की खुशी में उसकी हालत पर नज़र नहीं डाल सकी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उसे नाश्ता दिया तो वह थकान का कहकर कमरे में चली गई। मैंने भी कुछ ना कहा। मैं समझ सकती थी कि वह थक चुकी थी। पूरी रात उसने काम किया होगा, तभी यूं थकी थकी थी। मैंने खुद से कहा वह सो जाए और फिर शाम को फ्रेश होकर मेरे पास आई और मुझसे बातें करने लगी। मैंने काम का पूछा तो टाल गई। बस यही बोली, थोड़ा मुश्किल है। मैंने अभी ज़्यादा पूछना अच्छा नहीं समझा था और इधर उधर की बातें करने लगी। उसे रोज जाना था। मैंने जब पूछा दिन की ड्यूटी नहीं हो सकती तो बोली नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर ड्यूटी बदल जाएगी। मैं भी खामोश हो गई। उसे कह भी क्या सकती थी। मेरी तबीयत जिस मोड़ पर थी, ना मैं कुछ नहीं कर सकती थी, ना कुछ कहने का हक रखती थी। मैं बस खामोश रहने लगी और खामोश रहने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। एक सुबह मैं बहू का इंतज़ार कर रही थी। 7 बजे में 50 मिनट हो चुके थे, मगर वह अभी तक नहीं आई थी। मेरे दिल में अजीब सा सवाल पैदा हो रहे थे। तकरीबन 9 बजे वह घर वापस आई और सीधा कमरे में चली गई। मैं उसके लिए पानी लेकर गई थी, मगर उसके कपड़ों पर नज़र पड़ते ही मेरे हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। मेरा हाथ चेहरे पर था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी दुनिया गुम गई हो। उसे देखकर सांसें उखड़ने लगी थी। वह गिलास गिरने पर पीछे की तरफ पलटी थी। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए थे। रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। उसने जल्दी से दुपट्टा फैलाकर खुद को ढकने की नाकाम कोशिश की थी, मगर अब क्या फ़ायदा। अब तो मैं उसे देख चुकी थी। उसका हुलिया देखकर मैं बेहोश हो रही थी। यह जिंदगी का कौन सा चेहरा था जो मेरे सामने था। वह मेरे सामने आई और मुझे कंधे से हिलाया, जिससे मैं होश में आई। यह सब क्या है? मैंने बहुत मुश्किल से पूछा। माँ जी, कल रात मेरी लड़ाई हो गई थी एक लड़की से, इसी वजह से मेरे कपड़े फटे हुए हैं। वह सिर झुकाए बोली। मैंने उसकी बात मान ली। तुमने क्यों झगड़ा किया? चलो छोड़ो, यहाँ बैठो, मैं दवा लाती हूँ, मैंने फिक्र से कहा और चली गई। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में सबको खबर मिलने लगी थी कि मेरी बहू रोज रात को घर से नौकरी के लिए जाती है। लोगों
में तरह तरह की बातें होने लगी। जवान और हसीन लड़की का रात को नौकरी करना सबको ही बुरा लग रहा था। मेरे तक सबकी बातें किसी न किसी जरिए पहुंच रही थी और मैं बर्दाश्त करती रही। मैं दरवाजे पर खड़ी सब्जी ले रही थी जब पास वाली कमला ने देखकर कहा, आजकल कहाँ रहती हो, नजर नहीं आती। उसके पूछने का मतलब मैं जानती थी, मगर उसे जवाब में कुछ नहीं कह सकती थी, वरना जो हालात चल रहे थे मेरे किसी गलत जवाब का भी सच साबित हो जा सकते थे और बिगड़ भी सकते थे। इसलिए उसकी बात बर्दाश्त करके नरमी से उसका जवाब देने लगी। जाना कहाँ है, यहीं रहती हूँ, तुम बताओ कहाँ हो। मेरे सवाल पर वह हंसती, अरे हम तो यहीं हैं, बीजी तो आपकी बहू रही है रातों में कहीं ना कहीं। उसकी बात पर मेरा बर्दाश्त टूटा था। फिर जो मुंह में आया मैं वह बोलती चली गई। वह भी जवाब दे रही थी। मैं बिना सब्जी लिए अंदर चली गई। मोहल्ले को सभी औरतें इकट्ठी हो चुकी थी और सभी सवाल जवाब कर रहे थे। सबसे ऊंची आवाज़ कमला की थी, जो यूं बोल रही थी कि जैसे मेरी बहू के पीछे जाती हो, मेरी बहू की खबर रखती हो। मैं उन सब की बातें सुनती वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। आज बहुत ज़्यादा मुझे मेरा बेटा याद आया। काश वह मुझे अकेला न छोड़ता, तो आज मैं बेबसी से सबकी बातें न सुनती। मेरी बहू को रात रात भर घर से बाहर ना रहना पड़ता और ना लोगों को उस पर सवाल करने का मौका मिलता। मैं रो ही रही थी जब बहू आई और मुझे रोने की वजह पूछने लगी, मगर मेरी खामोशी से रोने पर उसके कानों में जब मोहल्ले वालों की बातें पड़ी तो वह सर झुकाकर शर्मिंदगी से उसके चेहरे पर आई थी। उसने मुझे उठाया और तसल्ली देने लगी। महीना पूरा होने में 1-2 दिन ही बाकी थे। महीना पूरे होते ही तनख्वाह मिल जानी थी। मुझे अब इंतजार था तनख्वाह का, क्योंकि कर्ज अब काफ़ी हो चुका था। दूध वाले से लेकर राशन वाले तक पैसे सर चढ़ चुके थे। आखिरकार वह दिन भी पहुंचा जिस दिन तनख्वाह मिली। बहू घर आते ही मेरे पास आई और मेरे हाथ पर एक खाकी लिफाफा रखा। मैंने उसे देखा, वह खुश थी या उदास मैं समझ ना सकी। खैर मैंने लिफाफा खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें मौजूद पैसे देखकर मैंने उन पैसों को गिनना शुरू किया। जैसे जैसे मैं उन्हें गिन रही थी मेरे ऊपर हैरत का पहाड़ टूट रहा था। आखिर गिनती पूरी हुई। मैंने उन पैसों को वहीं रखा और बहू की तरफ देखा। 50,000। मेरे पूछने पर उठ खड़ी हुई और बोली, थक चुकी हूँ, सोना चाहती हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही वह जा चुकी थी। वह पैसे मेरे सामने पड़े थे और मेरा दिल पूरी तरह शक में हो चुका था। एक अनपढ़ को 1 महीने की तनख्वाह 50,000 कैसे मिल सकती है? यह कैसे मुमकिन है कि वह रात को काम करके 50,000 महीने का कमाए? मुझे लग रहा था कि कुछ जैसे गलत था। मेरे दिल में बार बार मुझे यही कहा। बहू शाम को उठी, रात का खाना बनाने लगी। मैं खामोशी से उसे देख रही थी। मुझे उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वे बीमार हो, मगर मैंने उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा, वैसे ही जैसे तनख्वाह के बारे में नहीं पूछा था। वह फिर रोज की तरह 7 बजे चली गई और मैं उसे जाता देखती रही। मैं उठकर उसके जाते ही उसके कमरे में गई और वहाँ की तलाशी लेने लगी। मैंने पूरा कमरा छान लिया था, बस अब एक दराज बाकी थी। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला तो उसमें एक फाइल पड़ी थी। मैंने बहुत मुश्किल से उस फाइल को उठाई और उसे पढ़ने लगी, मगर उससे पढ़कर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे कुछ समझ न आया। 12 बजे के बाद मैं वहाँ से उठकर बाहर आ गई। मैंने सब कुछ वैसे ही रखा जैसे पहले पड़ा हुआ था। मुझे अब पता लगवाना था उसने यह सब क्यों किया। अगले दिन मैंने उस पर नज़र रखी। कहीं कहीं मेरा शक सच में साबित हो रहा था। मैंने सुबह होते ही अपनी भतीजी को घर बुला लिया था। बहू के पूछने पर यही कहा कि तबीयत खराब है, रात को उठा नहीं जाता, इसलिए 4 दिन के लिए इसे बुलाया है। तो बहू खामोश हो गई। मैंने भतीजी को सब कुछ समझा दिया था, इसलिए मेरे बहू जैसे ही शाम को घर से निकली मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। अपने पोते को भतीजी के पास छोड़ काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद वह एक कार में बैठी। मैंने भी जल्दी से रिक्शा को हाथ दिखाया और कुछ देर बाद मैं भी वहां गई जहां बहू काम के लिए उतरी थी। चेहरे पर चादर रखकर दाखिल हुई तो बहू के पीछे जाते एक घर के करीब पहुंची तो सामने देखकर रुक गई, क्योंकि वह कोई काम की जगह नहीं थी बल्कि एक वहां
औरतें बेची जाती थी। मैं तो बर्बाद हो चुकी थी और फिर सोचने लगी तो वह यहाँ से 50,000 लाती थी। मैं यह सब बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। जब होश आया, बहू पास बैठी थी। मैंने मुंह मोड़ लिया तो वह रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, आप काम कर नहीं सकती थी और मैं अनपढ़ जाहिल गवार, मुझे कोई क्यों काम देता। मैं काम के लिए घर से निकली तो मुझे तारा मिली, वह भी मेरी तरह थी। उसने मुझे कहा, मैंने मना किया। वह बोली सिर्फ नाच लेना। मैं मजबूर थी, तभी मान गई। मैं जब ठीक से ना नाच पाती तो बाकी सबकी तरह मुझे भी वहाँ की लीडर मार खानी पड़ती थी, जिसे खराश पड़ जाती थी और कपड़े फट जाते थे। पैसे तो बहुत मिलते थे, मगर मैं सिर्फ 50,000 लाती थी। मुझे पता था ज़्यादा लेकर जाऊंगी तो आप पूछेंगी कहाँ से आए। मुझे माफ़ कर दे माँ जी, मैं मजबूर थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे कांपने लगा था। मैंने उसे खामोश कर दिया और फिर कुछ ही दिनों बाद हमने वह घर छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गए। मैं और मेरी बहू घर का काम करती हैं, लोगों के घरों की सफाई करती हैं। अब हम मेहनत करके इज्जत की रोटी खा रहे हैं। इस तरह मेहनत करके हमें जितना भी मिलता, सुख और संतोष मिलता है। हम दोनों साथ साथ बड़े मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।